सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। मैं हेमंत कुमार सिंह, आपका बायोलॉजी मेंटर, हमारे यूट्यूब चैनल राजधानी एजुकेशनल ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक क्या था ये हम पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे उसकी बात करेंगे। हमने कल प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था, मैंने आपको बेसिकली ए माइटोसिस और माइटोसिस के जितने भी स्टेजेस होते हैं उसमें से मैंने आपको एनाफेज और टीलोफेज के बारे में डिटेल में बताया था, ठीक है। और आज का जो ये लेक्चर है हम स्टडी करने वाले हैं मियोसिस के बारे में, मतलब हम स्टडी करेंगे अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि सेल डिवीजन के हम बेसिकली 3 टाइप्स को स्टडी करते हैं। बेसिकली ये कौन कौन से होते हैं, सेल डिवीजन के जो 3 टाइप्स होते हैं उसमें हम माइटोसिस को स्टडी कर चुके हैं, ए माइटोसिस को स्टडी कर चुके हैं, और आज का टॉपिक क्या है, हम पढ़ेंगे आखिर मियोसिस में किस तरह से सेल में चेंजेस देखने को मिलते हैं, मियोसिस को हम आगे फर्दर कैसे स्टडी करेंगे, कितने कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, किस तरह से यहाँ पे सेल डिवीजन का प्रोसेस जो है किसी भी कोशिका या सेल में देखने को मिलता है, ठीक है। हम प्रीवियस लेक्चर में जो एनाफेज, टीलोफेज और इसके अलावा इससे पहले भी हमने प्रोफेज और मेटाफेज में जितने भी चेंजेस हुए थे वो विद द पर्टिकुलर डायग्राम से देखा था। यहाँ पर भी बहुत सारे डायग्राम आएंगे, बहुत लॉजिकल कंसेप्ट आएंगे। आप सभी फुल्ली कंसंट्रेट होकर के जो है फ्रेश माइंड के साथ इन सभी टॉपिक्स को, इन सभी लॉजिक्स और कंसेप्ट को क्या करें, सीखें और अपने माइंड में क्या करें, परफेक्टली एडजस्ट करें, राइट। हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है, आज का टॉपिक है मियोसिस, और मियोसिस के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ओरली कुछ बताना चाहता हूं कि मियोसिस जो है इसको हम कैसे समझ सकते हैं। इससे पहले मैं आपको माइटोसिस के बारे में बताना चाहूंगा, इन दोनों को कंपेयर करूंगा ताकि जो है बेसिकली मियोसिस में क्या ऐसा होता है जो माइटोसिस में हमें देखने को नहीं मिलता है, उससे आप इजीली मियोसिस को डिफाइन कर पाएंगे। बेसिकली अगर माइटोसिस की बात करते हैं तो आपको पता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं बेसिकली वहां पर क्या होते हैं, मैंने कहा पेरेंट सेल जो है अगर उसमें माइटोसिस होता है तो बेसिकली माइटोसिस के बाद जो नंबर ऑफ डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं वो कितने होते हैं, मैंने कहा 2 होते हैं। 2 डॉटर सेल्स मतलब 2 प्रकार के पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, और उसमें भी मैंने कहा उस डॉटर सेल्स में भी क्या कांस्टेंट रहता है, क्या नियत रहता है। हमने यहाँ पे देखा था माइटोसिस में कि वहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, मतलब गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, नियत होती है। लेकिन हम अब पढ़ने वाले हैं मियोसिस के बारे में, और यहाँ पर केवल 2 प्रकार के पुत्री कोशिकाओं मतलब 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहां पे 4 डॉटर सेल्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और उसमें अगर क्रोमोसोम के नंबर की बात करते हैं तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, पेरेंटल सेल से, मैंने कहा पेरेंटल सेल से जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो बेसिकली क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है। डॉटर सेल्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है एज कंपेयर टू द पेरेंटल सेल क्या हो जाएगा, मैंने कहा बेसिकली रिड्यूस होकर के ये आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो हम इन दोनों के डिफरेंस को हम देख चुके हैं कि हाउ माइटोसिस इज डिफर फ्रॉम द मियोसिस। अब मैं आपको बताने वाला हूं मियोसिस में मैंने आपको क्या क्या बताया। यहां पर देखिए मियोसिस में मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला, मियोसिस में मतलब अर्धसूत्री विभाजन की, सेल डिवीजन की जो प्रक्रिया है इसमें आपको क्या बोला कि मियोसिस जो होता है जनरली कितने यहां पे डॉटर सेल्स बनते हैं, मैंने कहा यहां पर 4 डॉटर सेल्स कितने बनते हैं, मैंने कहा यहां पर बेसिकली 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब 4 प्रकार के पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ये जो डॉटर सेल्स होते हैं स्टूडेंट, मैंने अभी बोला कि अगर इन 4 डॉटर सेल्स में अगर हम किसकी बात करें, यहां पर हम 2 एस्पेक्ट देखेंगे। मैंने आपको कहा हम यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बात करेंगे कि यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम में किस तरह के चेंजेस देखने को मिलता है जो कि माइटोसिस से मियोसिस को अलग बनाता है, ठीक है। मैंने कहा अगर हम यहां पे बेसिकली किसकी बात करें, अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो बेसिकली किस तरह से हमें चेंज होता हुआ दिखाई देगा। देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो पेरेंटल सेल से क्या हो जाता है, डॉटर सेल्स में हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है, मैंने कहा ये हाफ हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट चेंज की, अगर यहाँ पे हम बात करें किसकी,
यहाँ पर अगर अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करें, क्या अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करते हैं, मतलब डीएनए की जो मात्रा है बेसिकली मियोसिस के बाद हमें क्या दिखाई देता है, मैंने कहा ये भी जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तरह क्या हो जाते हैं, मैंने कहा ये भी रिड्यूस होकर के क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर एक कंसेप्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से हम जो भी यहाँ पे स्टेजेस हम स्टडी करेंगे वन बाय वन, इन सभी स्टेजेस को हमें पढ़ना है। हम इसी का पर्टिकुलर डायग्राम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, एक रिप्रेजेंटेशन टेबल प्रोवाइड करने वाला हूँ आपको, ठीक है। देखिए मैंने कहा मियोसिस में 4 टोटल सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है, बेसिकली उन डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड एज वेल एज द अमाउंट ऑफ डीएनए दोनों जो है एज कंपेयर टू द पेरेंटल सेल क्या हो जाते हैं, मैंने कहा ये आधे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, ठीक है। मैंने ये डिस्कस किया, अब हम सीधे लीड करते हैं। आपको इतना पता है कि मियोसिस के बारे में या फिर मियोसिस टर्म किसने दिया था, मैंने कहा 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था फार्मर, क्या नाम था, एक थे फार्मर और एक क्या थे, उनका नाम था मुर्रे। तो मुर्रे और फार्मर ने बेसिकली जो है मियोसिस टर्म को प्रोड्यूस किया था, प्रपोज किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मियोसिस की अगर बात करें तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस का जो प्रोसेस होता है, इसके बारे में क्या बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक नोट पॉइंट हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम किसकी बात करें, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं, कैरियोकाइनेसिस। सो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जाता है कि कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक का विभाजन जो है वो 2 टाइम्स होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं, किसकी, आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन मैंने आपको माइटोटिक फेज और उससे पहले जो इंटरफेज बताया था, जहां पे एस फेज आया था जिसे हम सिंथेसिस फेज या फिर संश्लेषण अवस्था ट्रिगर फेज कहते हैं, वहां पर भी डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था। और यहां पर मैं कह रहा हूं कि कैरियोकाइनेसिस जो होता है वो जनरली यहां पे 2 टाइम्स होता है मियोसिस के प्रोसेस में, अल्पसूत्री विभाजन में। लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए प्रतिलिपिकरण की अगर बात करते हैं, मैंने कहा अगर हम यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो ये कितनी बार होता है, मैंने कहा ये सिंगल टाइम होता है। मतलब ये किस टाइम होता है, मैंने कहा ये केवल सिंगल टाइम होता है, केवल 1 टाइम होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है। मैंने बेसिकली आपको क्या बताया कि यहाँ पे केंद्रक का विभाजन, न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है कैरियोकाइनेसिस 2 टाइम होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन कितनी बार होगा, मैंने कहा सिंगल टाइम होता है, केवल 1 टाइम होता है, ठीक है। इन सभी बेसिक कंसेप्ट को जानने के बाद सीधे हम लीड करते हैं हमें और क्या पढ़ना होता है। अब देखिए मैं यहाँ पर मियोसिस का जो प्रोसेस होता है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करने जा रहा हूँ और उसी बेसिस पे हम पढ़ेंगे कि कैसे मियोसिस में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। देखिए मियोसिस जो होते हैं वो जनरली इसको हम 2 टाइप्स में या फिर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं और इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करके अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ये कौन कौन सा है, देखिए मैंने कहा एक जो मियोसिस हम पढ़ते हैं बेसिकली ये क्या होता है, ये होता है मियोसिस, क्या है, मैंने कहा ये जो मियोसिस होता है एक होता है मियोसिस फर्स्ट, क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है। सेकेंड कैटेगरी क्या है, मैंने कहा ये है मियोसिस, बेसिकली ये क्या है, ये है मियोसिस सेकेंड। हम ये देखेंगे कि आखिर ये जो मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस सेकेंड है, इसमें जो है कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, इसकी बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड में या फिर द्वितीय में मैंने इस पर्टिकुलर मियोसिस को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अब देखिए मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड की हमने बात की और अब हम देखने वाले हैं मियोसिस फर्स्ट को कैसे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इन दोनों प्रोसेस के लिए बताना चाहूंगा कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड क्या होता है। देखिए मियोसिस फर्स्ट जो होता है इसको कहते हैं हेटेरोटाइपिक डिवीजन। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है हेटेरोटाइपिक डिवीजन कहते हैं। कौन सा डिवीजन, हेटेरोटाइपिक डिवीजन कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किस पर्टिकुलर प्रोसेस की, अगर हम मियोसिस सेकेंड की बात करते हैं तो मियोसिस सेकेंड को कहते हैं होमोटाइपिक डिवीजन। क्या कहा जाता है इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है होमोटाइपिक डिवीजन, राइट। अब देखिए मैंने कहा हेटेरोटाइपिक डिवीजन की बात करते हैं जिसे हम हिंदी में कहते हैं असमकारी विभाजन कहते हैं और होमोटाइपिक को कहते हैं समकारी विभाजन। लेकिन यहां पर हेटेरोटाइपिक डिवीजन मियोसिस फर्स्ट बोला, लेकिन इसके साथ साथ यहां पे एक और टर्म आपको बताना चाहूंगा
जाऊंगा वो बेसिकली क्या होता है, इट इज नन एज रिडक्शनल डिवीजन। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को क्या कहते हैं, मैंने कहा इसी को ही कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन, मतलब न्यूनकारी विभाजन भी मियोसिस फर्स्ट को ही कहा जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे मियोसिस सेकेंड की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, मैंने आपको बता रखा है, होमोटाइपिक या समकारी विभाजन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक प्रॉपर टर्म, टेक्निकल टर्म यूज किया जाता है मियोसिस सेकेंड के लिए, इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। अब देखिए वन मोर टाइम मैं इन सभी चीज़ों को आपको बताने वाला हूँ। हमने क्या देखा, यहाँ पर मैंने बोला कि जो मियोसिस का प्रोसेस होता है वो जनरली यहाँ पे हम 2 टाइप्स में स्टडी करते हैं। फर्स्ट था मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड क्या है, मैंने कहा मियोसिस सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट की बात करते हैं। मैंने कहा मियोसिस फर्स्ट जो होता है इसको हम क्या कह सकते हैं, मैंने कहा इसको हेटेरोटाइपिक डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, इसी को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। अब ये रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं हम इसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा यहाँ पे होमोटाइपिक डिवीजन किसे कहते हैं, मियोसिस सेकेंड को। और मियोसिस सेकेंड के लिए ही मैंने किस टर्म का इस्तेमाल किया यहाँ पे, इसे ही कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ऐसा क्यों, आखिर हम रिडक्शनल डिवीजन क्यों कह रहे हैं, आप सभी जानते हैं रिडक्शनल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो बेसिकली क्या हो जाना है, मैंने कहा रिड्यूस हो जाना है, कम हो जाना है। सपोज यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए मैंने बेसिकली यहाँ पर बोला कि यहाँ पे बेसिकली सेल अगर क्या है, डिप्लॉइड है। क्या है ये, मैंने यहाँ पे कोई भी डिप्लॉइड सेल लिया। ठीक है, यहाँ पे डिप्लॉइड सेल लिया है, लेकिन जैसे ही ये पर्टिकुलर डिप्लॉइड सेल कौन से सेल डिवीजन से अगर पास हो या फिर गुजरे, मैंने कहा अगर ये मियोसिस फर्स्ट या फिर हेटेरोटाइपिक डिवीजन से क्या होता है, पास होता है, तो बेसिकली जैसे ही इसमें मियोसिस फर्स्ट होता है तो क्या होगा, मैंने कहा रिडक्शनल डिवीजन है, तो इसके जो क्रोमोसोम मैंने कहा जो डिप्लॉइड स्टेज में हैं वो बेसिकली अब क्या हो जाएंगे, रिड्यूस होकर के ये बेसिकली क्या हो जाएंगे, ये हैप्लॉइड स्टेज में आ जाएंगे। किस स्टेज में आएंगे, मैंने कहा हैप्लॉइड स्टेज में आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम का जो बेसिकली नंबर भी हम अगर काउंट करते हैं, मतलब मैंने कहा क्रोमोसोम नंबर यहाँ बेसिकली 2 लिया हमने। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, मैंने कहा यहाँ पे क्रोमोसोम हमें 1-1 में सेगमेंट में जो है पर्टिकुलर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हुए या फिर विभाजित होते हुए दिखाई देंगे। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हो गया, तो बेसिकली यहाँ पर क्या रिड्यूस हो गए हैं, क्या कम हो गए हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो गए। लेकिन यहाँ पे आगे बेसिकली इसी पर्टिकुलर सेल की बात कर रहे हैं जिसमें मैंने कहा कि इसमें क्या हो चुका है, अब मियोसिस फर्स्ट हो चुका है। लेकिन अब अगर ये मियोसिस सेकेंड से गुजरता है तो क्या इसका क्रोमोसोम नंबर चेंज होगा, मैंने कहा नहीं। मियोसिस सेकेंड से अगर गुजरता है तो इसके क्रोमोसोम नंबर में किसी भी तरह का चेंजेस हमें नहीं दिखाई देता है। मतलब गुणसूत्रों की संख्या जो है मियोसिस सेकेंड के बाद जो कि इक्वेशनल डिवीजन होता है, चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसी को ही तो हम कह रहे हैं समकारी विभाजन कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। लेकिन आप जानते हैं इतना कि जैसे ही मियोसिस की सेकेंड की बात करते हैं तो प्रॉपर जो है मियोसिस सेकेंड होते ही मियोसिस का प्रोसेस क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डॉटर सेल्स कितने बनेंगे, मैंने कहा यहाँ पर नंबर ऑफ डॉटर सेल्स बेसिकली कितने बनेंगे, मैंने कहा यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। जिसमें आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो वो पेरेंटल सेल से क्या हो चुके हैं, यहाँ पे हाफ हो चुके हैं या फिर आधे हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, मैंने आखिर मियोसिस सेकेंड को समकारी क्यों बोला, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि मियोसिस सेकेंड में जैसे ही कोई सेल एंटर करता है इसमें बेसिकली क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, मतलब कोई भी चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर हम मियोसिस फर्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, मतलब रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं इसको, मियोसिस फर्स्ट को कहा जाता है रिडक्शनल और मियोसिस सेकेंड को क्या कहा जाता है, मैंने कहा इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो हमने ये सारे प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। देखिए मियोसिस जो फर्स्ट होता है उसको हम जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। इसमें जो पर्टिकुलर फर्स्ट कैटेगरी हम देखने वाले हैं ये क्या होता है, मैंने कहा ये होता है कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। क्या होता है, मैंने कहा ये जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसका जो फर्स्ट कैटेगरी होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। और जो सेकेंड होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। क्या कहते हैं इसे, मैंने कैसे कहा जाता है, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट कहते हैं। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दिया है मियोसिस फर्स्ट को, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस
फर्स्ट। ये कुछ वैसा ही प्रोसीजर है जैसा हमने किसमें देखा था, मैंने माइटोसिस जब आपको पढ़ाया था तो वहां पर भी हमने उसको कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिवाइड करके स्टडी किया था। और यहां पर भी मैं आपको वही बताने वाला हूं। अगर हम यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं तो कैरियोकाइनेसिस जो जनरली होता है इसको भी हम फर्दर कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो कैरियोकाइनेसिस होता है इसको हम 4 स्टेजेस में स्टडी करते हैं। आपको पता भी है कि ये कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, हमने माइटोसिस में भी इन्हीं स्टेजेस की बात की थी। मैंने कहा ये स्टेजेस कौन से होते हैं, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में फर्स्ट जो होता है इसे हम कहते हैं प्रोफेज। क्या कहते हैं इसे प्रोफेज। लेकिन यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोफेज फर्स्ट बोलेंगे। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस का जो सेकेंड प्रोसेस होता है प्रोफेज फर्स्ट के बाद क्या होता है, मैंने कहा ये होता है मेटाफेज। क्या होता है, मेटाफेज फर्स्ट होता है, राइट। यहाँ पे थर्ड कैटेगरी की बात करेंगे तो इसे हम कहते हैं एनाफेज। क्या कहा जाता है, एनाफेज फर्स्ट कहा जाता है। और लास्ट जो होता है कैरियोकाइनेसिस का जो फेज होता है, स्टेज होता है, बेसिकली इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है टीलोफेज। क्या कहते हैं, इसे टीलोफेज फर्स्ट बोलते हैं। देखिए हमने क्या स्टडी किया, हमने यहाँ पे देखा कि जो मियोसिस फर्स्ट होता है जिसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, जनरली इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, एक होता है साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट को भी हमने यहाँ पे 4 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। लेकिन आपको यहाँ पे मालूम चल रहा होगा कि हमने जब माइटोसिस की बात की थी वहाँ पे मैंने फर्स्ट सेकेंड की बात नहीं की थी, मैंने बस कहा था कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसको हम डिवाइड कर रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मियोसिस का प्रोसेस जो है वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं कि स्पेशली अगर हम प्रोफेज फर्स्ट की बात करते हैं, किस फेज की, मैंने कहा अगर हम प्रोफेज फर्स्ट की बात करते हैं तो इसके लिए क्या लिखा होता है बुक्स में कि प्रोफेज फर्स्ट जो होता है सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट फेज होता है। क्या होता है, मैंने कहा लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द मियोसिस, मतलब मियोसिस फर्स्ट या फिर एंटायर मियोसिस के प्रोसेस का सबसे जो लंबी प्रावस्था है या फिर लॉन्गेस्ट फेज होता है, सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है, मैंने कहा प्रोफेज फर्स्ट होती है। लेकिन ये ना केवल लॉन्गेस्ट फेज होती है बल्कि इसको हम कह सकते हैं इट इज कंसिडर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स स्टेज, या फिर मैं इसको बोलूं इट इज कंसिडर्ड एज अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज, मतलब अत्यधिक जटिल अवस्था कहा जाता है। क्या कहते हैं, अत्यधिक जटिल अवस्था। कहने का मतलब क्यों कहते हैं हम इसकी भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको अगेन बोलने जा रहा हूं कि मियोसिस जो बेसिकली फर्स्ट होता है इसमें जो प्रोफेज फर्स्ट आ रहा है इसे मैंने क्या बोला, इसे मैंने बोला कि इट इज अ लॉन्गेस्ट फेज। क्या है ये लॉन्गेस्ट फेज है, इट इज अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज होता है। अब देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज जो है इसे हम क्यों कहते हैं। ऐसा इसीलिए कहा जाता है, हम इसको यहां पे ले रहे हैं। मैंने कहा बेसिकली अगर हम किसकी बात करें, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर की बात करें, किस बेसिस पे, मैंने कहा यहां पे क्रोमोसोम का जो शेप और साइज होता है, उनकी जो मॉर्फो होती है वो अलग अलग जो देखने को मिलती है, वो चेंजेस होती रहती है, वो डिफरेंट स्टेजेस में हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए यहां पर प्रोफेज फर्स्ट जो होता है उसको मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज जो है वो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, यहां पर मैंने कहा कि यहां पर प्रोफेज जो फर्स्ट होता है इसको भी हम आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। किस स्टेज पे, हमारा बेस क्या है, इसको प्रोफेज फर्स्ट को आगे जो है सब स्टेजेस में डिवाइड करने का, ये है क्रोमोसोमल बिहेवियर, गुणसूत्रों का व्यवहार कैसा होता है, उसकी आकारिकी कैसी होती है, या फिर उसमें कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल, क्या लिखा है, मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर। क्रोमोसोमल बिहेवियर जो जनरली यहाँ पर होता है स्टूडेंट, बेसिकली इसके लिए क्या कहा जाता है कि क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पे भी हम इसको सब स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, इन सब स्टेजेस के बारे में बताने वाला हूँ मैं। ये इसको लर्न करने का, इन सब स्टेजेस को लर्न करने का एक फनी ट्रिक्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको पर्टिकुलर इसी सीक्वेंस में ही इसको लर्न करना है। सीक्वेंस भी क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा इसको लर्न करने का तरीका ये है
कि बेसिकली एक शॉर्टकट जो फनी ट्रिक है वो बताने जा रहा हूँ। ये है क्या, मैंने कहा बेसिकली यहाँ पर आपको याद रखना है लालू ज़रा पानी दे देना। क्या लिखना है कि लालू ज़रा पानी दे देना। यहाँ पे देख रहे हैं लालू मतलब L, ज़रा मतलब Z लिखा है, पानी मतलब P लिखा है और दे मतलब D लिखा है और देना मतलब क्या लिखा है मैंने, इसको भी D ही बोला है। ये एक्चुअली में प्रोफेज फर्स्ट जो है उसके सब स्टेजेस होते हैं, उसकी उपरावस्थाएं होती हैं और इसको लर्न करने का सीक्वेंस में लर्न ही करना है मुझे। मैंने कहा बेसिकली सीक्वेंस इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर पर्टिकुलर जो स्टेजेस यहां पे अगर ये स्टेज हो जाएगा उसके बाद ये आने वाला है, उसके बाद ये आने वाला है, इसीलिए सीक्वेंस भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने क्या बोला आपको, हमें कैसे लर्न करना है इसको, मैंने बोला है इसको लालू जरा पानी दे देना। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा अब स्टेजेस को हम नेमिंग कैसे करेंगे, उसको लेबलिंग कैसे करेंगे, हम ये देखते हैं। देखो यहां पर L जो होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लेप्टोटीन। क्या कहते हैं इसे, इसको कहा जाता है लेप्टोटीन स्टेज। कौन सा स्टेज, लेप्टोटीन स्टेज। और जो यहाँ पे जेड आपको दिखाई दे रहा है, जेड को क्या कहते हैं, जेड को कहा जाता है जाइगोटीन स्टेज। क्या कहते हैं, जाइगोटीन स्टेज कहते हैं। अब यहाँ पे पी जो आपको दिखाई दे रहा है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पेकाइटीन स्टेज। क्या कहते हैं, पेकाइटीन स्टेज कहा जाता है। डी यहां पे दिख रहा है, इसको कहते हैं डिप्लोटीन स्टेज। क्या कहते हैं, डिप्लोटीन स्टेज कहा जाता है। और जो यहां पे लास्ट डी आपको दिख रहा है, फिफ्थ सब स्टेज जो दिख रहा है, इसे कहते हैं डाइकेनेसिस। क्या कहते हैं, डाइकेनेसिस कहते हैं। और इन सभी सब स्टेजेस को आप इंग्लिश में ही लर्न करें तो ज्यादा प्रीफर है, क्योंकि इसमें बेसिकली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड है हिंदी का जो आपको कभी भी सिक्वेंसली याद नहीं होने वाला है, आपको इसे इंग्लिश में ही याद करना है। बेसिकली मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और उसके बाद क्या आता है, डाइकेनेसिस आता है। देखिए मैं अगेन यहां से बिल्कुल टॉप में, टॉप जो टेबल है हमारा वहां से स्टार्ट करने वाले हैं कि मियोसिस को मैंने डिवाइड किया मियोसिस फर्स्ट में, मियोसिस फर्स्ट को डिवाइड किया कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में, कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट में क्या होते हैं, ये सारे स्टेजेस हमें देखने को मिलते हैं। और इन सभी स्टेजेस को जो है स्टडी करने का हमारा बेस क्या है, ये देखेंगे कि आखिर क्रोमोसोम हमें किस किस पर्टिकुलर शेप में दिखाई दे रहे हैं, आखिर उसमें कौन कौन सी ऐसी चेंजेस हो रही हैं क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पे मैंने ये जो है प्रोफेज फर्स्ट को इन सब स्टेजेस में डिवाइड कर दिए हैं यहां पर। इसीलिए जो है बेसिकली इसको क्या कहते हैं, प्रोफेज फर्स्ट को, कि अत्यधिक जटिल प्रावस्था होती है अर्धसूत्री विभाजन के लिए। ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज ऑफ द मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।